सेगमेंट है हमारा मेरी सहेली और मेरी सहेली में अनिला रज़ाक फ़ाइज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं और जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है कैंसर इन डायबिटिक पेशेंट्स। हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर हिरा खान आफरीदी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में। और हम इनसे जानेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं वो कैंसर से किस हद तक जो है वो प्रोन होते हैं और उनके लिए कौन कौन से टाइप्स के कैंसर होते हैं और किस टाइप की डायबिटीज़ में जो है वो कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। डॉक्टर हिरा, सबसे पहले तो आप हमें यही बताइएगा कि सबसे कॉमन कैंसर की कौन सी टाइप है जो डायबिटिक पेशेंट्स पे अटैक करती है। तो अनीला, जो हमारे पास डायबिटीज़ है और कैंसर है, उसके रिस्क फैक्टर्स इंटरेस्टिंगली देखा गया है कि दोनों बहुत मिलते जुलते हैं। ठीक है। और जिनको कुछ फैक्टर्स को तो जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि एज है, बढ़ती उम्र के साथ कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसी तरह डायबिटीज़ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। और जो मेल सेक्स है उसमें ये दोनों बीमारियां ज़्यादा देखने में आई अच्छा। हैं। और उसकी क्या वजूहात हैं? मेरे ख्याल से एक तो लाइफस्टाइल बहुत अफेक्ट करता है बिल्कुल। कि जो ज़्यादातर जिनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जो बहुत ज़्यादा चिकनाई वाले खाने खाते हैं, ओबेसिटी यानी कि मोटापे की अगर किसी में बहुत ज़्यादा रुझान है तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो कैंसर का की भी वजह बनते हैं और डायबिटीज़ की भी वजह बनते हैं। सही। और इसीलिए देखा गया है कि जो मरीज जिनको डायबिटीज़ हो उनको लिवर का कैंसर यानी जिगर का सरतान होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लबलबा, जिसे हम पैंक्रियास कहते हैं, पैंक्रियाटिक कैंसर्स का चांस है। खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर, जैसे हमें पता है कि मोटापा एक वजह है ब्रेस्ट कैंसर होने की, उसी तरह वो डायबिटीज़ की भी वजह है। और एंडोमेट्रियल यानी जो यूट्रस के कैंसर्स हैं, और इसी तरह यू नेम इट, यानी किडनी कैंसर्स भी देखे गए हैं, मुंह के कैंसर्स भी देखे गए हैं। तो डायबिटिक्स में ये सारे जो कैंसर्स हैं इनके ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, यानी इतनी सारी जो है वो वेरिएंट्स कैंसर की जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स को हो सकती हैं। डॉक्टर हिरा, ये बताइएगा कि डायबिटीज़ की आपने ये सारी रीजंस बताए, कॉजेस बताए। डायबिटीज़ जो होती है वो जेनेटिकली भी होती है ना? जी, कि जैसे अगर तीन बाप दादा तरह को की डायबिटीज़ है। ठीक है। एक जिसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, वो हमारी जेनेटिक मेकअप की वजह से होती है, यानी उसमें जो है वो अमूमन बच्चों में या यंग अडल्ट्स में होती है, और उसमें हमारी जो पैंक्रियास है, जो एक हार्मोन इंसुलिन होता है, वो नहीं बना पाता है, उसकी कमी की वजह से हो जाती है। तो उसके लिए तो फिर हमें उन पेशेंट्स को इंसुलिन पे रखना ही पड़ता है, यानी वो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर भी लें लेकिन उनके लिए दवा की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दूसरी जो डायबिटीज़ है, जिसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, वो अडल्ट्स में होती है, यानी कि ज़्यादातर अमूमन 30 साल के बाद की एज में होना शुरू हो जाती है। और उसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो हमारी लाइफस्टाइल, हमारी ग़िज़ा और ये जैसे स्मोकिंग वगैरह, ये सारी वजूहात जो हैं ये टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह बनती है। और तीसरी जो डायबिटीज़ है वो अमूमन ख़वातीन में देखी जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। वो अगर उसे कंट्रोल कर लिया जाए तो पेशेंट जो है वो उसे ओवरकम कर सकते हैं, अगर उसके साथ एहतियात ना की जाए तो फिर वो टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। ओके। अच्छा, तो कौन सी टाइप की डायबिटीज़ है जिसमें जो है वो कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? कोई ख़ास टाइप है या तीनों में ही बराबर के चांसेस होते हैं? ये स्टेशनल डायबिटीज़ तो जैसे मैंने कहा कंट्रोल हो सकती है। हाँ, जहाँ तक बात है टाइप 1 और टाइप 2, तो दोनों में ही चांसेस होते हैं, क्योंकि टाइप 1 में देखें बहुत पहले से ही वो जो एक जीनियाती प्रॉब्लम है वो शुरू हो चुकी होती है। सही। लेकिन ज़्यादा जो देखा गया वो टाइप 2 डायबिटिक्स में देखा गया है। अच्छा। क्योंकि टाइप 2 के रिस्क फैक्टर्स देखें, जिसमें मोटापा अगर वजह बन रहा है, या उम्र की वजह से जो सेल्स जो हैं वो उनमें म्यूटेशंस होना शुरू हो जाती हैं, उनमें ऐसी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं जो कि जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बनेगा, या जो सेल्स हैं, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन की कमी ही ज़रूरी नहीं होती, हमारे सेल इंसुलिन
का जो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज जिस्म के अंदर ज़्यादा रह रहा होता है। ओह! अच्छा, अच्छा। तो वो म्यूटेशंस भी, तो ज़्यादातर जो देखा गया वो टाइप 2 डायबिटिक्स में देखा गया है कि कैंसर होने के ये सारे चांसेस होते हैं, जिगर और पैंक्रियाटिक कैंसर्स वगैरह। सही। किस तरह से पता चलेगा, कोई इसके ख़ास सिम्पटम्स हैं कि एक बंदा ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट है, फिर उसको जो है वो कैंसर भी अटैक कर रहा है, तो क्या कोई ख़ास ऐसी सिम्पटम्स नज़र आ रहे होते हैं कि इंसान थोड़ा-सा जो है वो अलार्म हो जाए और इस तरफ तवज्जो दें? देखिए, कैंसर की जो अलामात हैं, हुँ। वो ही ज़ाहिर-सी बात है हुँ। आपके सामने ज़ाहिर होंगे तो आपको पता चलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जिसमें अब जैसे अगर किसी को जिगर का कैंसर है हुँ, या किसी को लबलबे का कैंसर है, हुँ। तो वो प्रेज़ेंट कर सकता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, अच्छा। या उनका वज़न, उनकी शुगर कंट्रोल है लेकिन उनका वज़न कम हो रहा है। क्योंकि अच्छा। देखिए, डायबिटिक्स में वज़न कम होने की वजह शुगर का कंट्रोल ना होना भी होता है। बिल्कुल ऐसे होता है। लेकिन अगर एक इंसान जो कि अपनी दवाइयाँ टाइम पे ले रहा है, उसका शुगर कंट्रोल सही है, लेकिन फिर भी वो वेट लूज़ कर रहा है, हुँ, हुँ। उसका खाना-पीना कम हो रहा है, उसका खाने का दिल नहीं चाह रहा, हुँ। लेट स्टेजेस में जिगर के कैंसर वगैरह में क्योंकि पेट में पानी वगैरह भर सकता है, तो पेट का फूलना, हुँ। तो ये सारे सिम्पटम्स जो हैं, वो आ सकते हैं। अच्छा, ख़वातीन हैं, अगर उनको यूट्राइन कैंसर डेवलप हो रहा हुँ। है, तो वो ब्लीडिंग के साथ प्रेज़ेंट कर सकती हैं, सही। ठीक है? यानी उनकी माहवारी बंद हो चुकी है, लेकिन अचानक से उनको ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है। तो तो ये ब्लीडिंग जो है ये यूरिन के साथ जो है वो हो रही है? नहीं, ये जिस तरह माहवारी वाली हमारी अच्छा, अच्छा पीरियड्स की वैसे ही होती है, होगी। वैसे ब्लीडिंग हो ओके। सकती है। तो ये कुछ ऐसे सिम्पटम्स होते हैं जिनको फिर हम हमेशा यही कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है तो फिर आप जाके अपना मुआयना ज़रूर करवाएँ। उसको ये ना समझें कि मतलब फिर वो हम दूसरी तरह की ट्रीटमेंट्स पे चले जाते हुँ, हैं, हुँ। क्योंकि इसमें आँत का कैंसर होने का भी डर होता है। ओह! अब जो आँत की कैंसर वाला मरीज़ होगा, हुँ। उसके बाउल हैबिट्स चेंज हो जाते हैं, यानी उसको 2-3 दिन तक बहुत ज़्यादा सख्त कब्ज़ रहेगी, हुँ, हुँ। उसके बाद उसको मोशन होना शुरू हो जाएँगे। हुँ। तो जब कब्ज़ होती है तो हमारे लोग अमूमन तो ये करते हैं कि हकीमी दवाइयाँ इस्तेमाल करना हुँ, शुरू कर हुँ। देते हैं। सही। तो अगर ये सिम्पटम्स आपके समझें 15-20 दिन से ज़्यादा रह रहे हैं और आपकी लाइफ़स्टाइल चेंज करने के बाद ठीक नहीं हो रहे, हुँ। यानी आपने खाना-पीना अपना सही कर लिया, टाइम पे कर लिया, पानी का इस्तेमाल किया, फाइबर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका ये साइकिल ठीक नहीं हो रहा है, हुँ, तो हुँ। फिर आप ज़रूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएँ, अपनी आँत का मुआयना करवाएँ। सही। या सिंपल एज़ दैट कि आप अपने जो डायबिटीज़ कंट्रोल करने के डॉक्टर होते हैं, जिन्हें हम हुँ। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहते हैं, हुँ, हुँ। आप उनके पास भी चले जाएँगे तो वो इन चीज़ों को तशख़ीस करने में आपकी मदद करेंगे। मदद करेंगे। अच्छा, ये आपने सारी वो कैंसर्स बताए जो पेट से या यूट्रस से जो है वो कनेक्टेड थे। अगर किडनी कैंसर की तरफ पेशेंट जा रहा है, या जो ख़वातीन में आपने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर भी होता है, तो फिर ऐसी सूरत में क्या सिम्पटम्स देखिए, होंगे? ब्रेस्ट कैंसर में तो जैसे कि तो हम बहुत एग्ज़ामिनेशन। दफ़ा बता भी चुके हुँ। हैं कि आपको, क्योंकि पेन तो आखिर की स्टेज में ही हुँ। होगा, शुरू में पेन नहीं होता है, तो वो आप अपने मुआयने से ही उसका पता लगा सकती ठीक, हैं। ठीक। इसलिए हर महीने अपने ब्रेस्ट का मुआयना करें, हुँ। और अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ मिलती है, गुठली, सख्ती या कोई साइज़ में चेंज हुँ। या कोई ऐसा निपल से मवाद का आना, तो फिर आपने अपना जाके मुआयना करवाना है। हुँ। किडनी कैंसर्स जो हैं, वो अनफॉर्च्युनेटली बहुत समझें एडवांस स्टेज में जाके उनका पता चलता है, क्योंकि वो जब पेन करेंगे या आपके पेशाब में से खून आएगा, तभी हुँ। आपको उस चीज़ का इल्म होता है। हुँ। तो इसीलिए ज़रा-सा भी कोई ऐसा पेन है तो उसको जो है आप ये ना करें कि सिर्फ़ दर्द की दवा खा ली, मेरा हुँ। दर्द ठीक हो गया और उसको हम छोड़ दें। सही। अगर एक दर्द आपको मुसलसल रह रहा है, हुँ। तो उसको इन्वेस्टिगेट ज़रूर करें। सही। जी, तो डॉक्टर हिरा खान अफरीदी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सेगमेंट है हमारा मेरी सहेली, और हम बात कर रहे हैं कैंसर इन डायबिटिक पेशेंट्स के हवाले से। अनीला रज़ाक, फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। आपका भी कोई सवाल हो या आप अपनी राय देना चाहते हैं तो हमें 111-111-107 पे आप कॉल कर सकते हैं। कराची से बाहर वाले 021 कोड मिलाएंगे। इसके अलावा आप 0345110410 पे व्हाट्सएप करके भी हमसे अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़, और बल्ले बल्ले FM।
मुकम्मल घर है जी, और नीला रज़ाक फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। मुकम्मल घर में हम बात कर रहे हैं सेहत की। सेगमेंट है हमारा मेरी सहेली। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिरा खान आफरीदी साहिबा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से। और हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़, जो कि कैंसर पेशेंट्स को हो जाती है, तो उसमें हमने क्या क्योर करना है, क्या एहतियातें हैं, हम इस बारे में डॉक्टर साहिबा से बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, अगर हम बात करें कैंसर ट्रीटमेंट्स की, जी। जिसमें अगर हम कीमो की बात करें या और दूसरे ट्रीटमेंट्स की बात करें, तो क्या उसमें डायबिटिक का जो रेशो है वो अप होने के चांसेस हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते बिल्कुल। हैं? तो देखिए, जो हम अपनी ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं कैंसर के पेशेंट्स में, एक तो कीमोथेरेपी है जो कि दवाइयों की सूरत में है, जी। रेडिएशन है जो कि शुआएँ होती हैं, जी। और तीसरी जो अब हमारे पास न्यू मेडिसिन्स हैं, हम उनको इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, जो हमारी बॉडी के सेल्स को ही यूज़ कर रही होती हैं कैंसर के खिलाफ। तो ये देखा गया है कि तकरीबन 18 से 20% ज़्यादा चांसेस हैं, यानी एक ऐसा इंसान जिसको कैंसर नहीं है और उसी एज के हम दूसरे इंसान को लेते हैं जिसको कैंसर है, तो उसमें 20% चांसेस बढ़ जाते हैं डायबिटीज़ होने के। और उसकी वजह ये है क्योंकि हम बहुत सी दफ़ा ऐसी दवाइयाँ यूज़ कर रहे होते हैं जो कि सपोर्टिव दवाइयाँ हैं, स्टेरॉइड्स के नाम से। तो वो भी, अगर किसी को शुगर नहीं भी है तो उसमें शुगर करवाने के उसके चांसेस होते हैं, और जिसको ऑलरेडी शुगर है उसकी शुगर बढ़ने के चांसेस होते हैं उसमें। इसी तरह अगर किसी को एब्डोमिनल जैसे कि पेट की कोई रेडिएशन मिली है, तो वहाँ पे क्योंकि पैंक्रियाज वगैरह हैं, उन पे अफेक्ट अगर हो जाता है तो फिर डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो सेल डैमेज हो जाते हैं और फिर जिस्म में इंसुलिन नहीं होती है। और इम्यूनोथेरेपी जो नई दवाइयाँ हैं, कभी-कभी उनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे, क्योंकि वो फिर पैंक्रियाज के खिलाफ काम करती हैं, इंसुलिन नहीं बन पाता है, तो वो भी डायबिटीज़, और वो बहुत सीवियर डायबिटीज़ कर सकती हैं। तो यानी जिनको डायबिटीज़ नहीं है एंड दे हैव कैंसर, उनमें भी कैंसर होने के चांसेस, फिर डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सही। तो आप लोगों को फिर किस तरह से क्योर करना होता है, जो इंसुलिन पेशेंट्स भी हैं, जिनको कैंसर भी है, एक एज फैक्टर भी है? बिल्कुल। तो उसमें फिर देखें, ये कैंसर का इलाज करना सिर्फ एक इंसान का काम नहीं है। हम इसको कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी हमारे साथ अगर हम किसी मरीज़ का इलाज कर रहे हैं, शुआओं वाले डॉक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं, हमारी एक बाकायदा टीम होती है। ठीक है। कैंसर के डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स हैं, हम उनसे भी राब्ते में रहते हैं। फिर हम अपने पेशेंट्स को एक बाकायदा पूरा प्लान देते हैं कि उन्होंने, क्योंकि डायबिटीज़ की वैसे भी जो कंट्रोल है उसमें लाइफ़स्टाइल बहुत काउंट करता है, कि आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, आपने वॉक करनी है। नंबर 2, आपने अपने खाने का एक फिक्स टाइम कर लेना है, यानी 8 बजे नाश्ता है तो रोज़ाना 8 बजे नाश्ता है, 1 बजे दोपहर का खाना है, रोज़ाना दोपहर 1 बजे खाना है। तो हम अपने मरीज़ों को इस चीज़ में गाइड करते हैं कि आप अपना एक पूरा टाइम टेबल बनाएँगे, जिसमें आपने अपना खाने-पीने का एक फिक्स टाइम रखना है। अपनी शुगर कंट्रोल इस तरह रखेंगे कि शुगर को मॉनिटर करते रहें, और फिर जहाँ पे हमें नज़र आता है कि किसी की शुगर बहुत लो रह रही है, तो हम उनकी दवाइयों को एडजस्ट कर देते हैं। अगर बहुत हाई रह रही है तो फिर हम जो डायबिटीज़ के डॉक्टर हैं उनके पास भेज के उसको कंट्रोल करवा देते हैं। तो यानी ये मरीज़ के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, और हम खुद भी बहुत इस चीज़ पे नज़र रखते हैं कि ये सारी चीज़ें उनकी अंडर कंट्रोल रहें। क्योंकि अगर किसी की डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, तो कैंसर का इलाज करना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमारी दवाइयाँ जो हैं वो व्हाइट सेल्स वगैरह कम करती हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो एक मरीज़ जिसकी ब्लड में शुगर बहुत हाई रह रही है, उसका इन्फेक्शन कंट्रोल में नहीं आएगा, इन्फेक्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। तो इसलिए डायबिटीज़ को कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह सर्जरीज़ होती हैं कैंसर के दौरान, तो उसमें अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो ज़ख़म के ठीक होने का जो अमल है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें फिर हम उनको बता रहे होते हैं, और हमारे पेशेंट्स जो हैं माशाल्लाह से बहुत समझदार भी हैं, इन चीज़ों पे फिर बहुत ध्यान भी रखते हैं वो। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अनफॉर्चुनेटली फिर इस जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं और कैंसर भी है, तो उसमें आप क्या कहती हैं, मोर्टालिटी रेट बढ़ जाता है?
देखिए अगर तो कंट्रोल में है तो फिर तो इट्स इक्वल, यानी कि एक मरीज जिसको डायबिटीज नहीं है, एक जिसको है और लेकिन उसने अपनी शुगर कंट्रोल में रखी है, उसको उससे उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही है, तो कोई मॉर्टेलिटी नहीं बढ़ती है। हाँ ये ज़रूर है कि जो बहुत एल्डरली एज के हैं, सपोज मेरे पास एक पेशेंट है जो 70-75 साल का है, उसकी शुगर भी कंट्रोल में नहीं रह रही है, तो फिर उसमें साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ जाते हैं और फिर उससे रिलेटेड मॉर्टेलिटी ज़रूर बढ़ सकती है। सही। अच्छा, अगर हम टाइप ए डायबिटीज़ की बात करें तो उसमें क्या फिर कैंसर रिस्क और ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं? होती हैं, बिल्कुल होती हैं, क्योंकि देखिए उनको तो बहुत पहले से ही ये सारे प्रॉब्लम्स रहना शुरू हो जाते हैं ना, उनका जो है वो पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा है, तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। यानी अगर मैं सबसे पहले डायबिटीज़ की बात करूँ तो टाइप 1 डायबिटिक्स में कॉम्प्लिकेशंस, जो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन है वो गुर्दे पे भी असर कर सकती है, वो आँख पे भी असर कर सकती है, वो स्ट्रोक भी कर सकती है, दिल पे भी असर है, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस भी टाइप 1 में ज़्यादा होती हैं और कैंसर के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ यही पैगाम देना चाहूँगी कि कॉम्प्लिकेशन रेट आपका कम हो सकता है अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल में रखते हैं। और शुगर कंट्रोल खाने के साथ साथ अगर आप अपनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते तो रोज़ाना 30 मिनट की वॉक स्टार्ट कर दें, जितना बेहतर, क्योंकि ब्लड फ्लो, ब्लड सप्लाई और ग्लूकोज का कंट्रोल हमारी फिजिकल एक्टिविटी से होता है, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस, कैंसर होने की वजह ये सब कम हो सकती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, बहुत उन माओं की, मैं प्रेग्नेंट मदर्स जो हैं उसके बाद उनको डायबिटीज़, बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जिनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ हो जाती है। बिल्कुल। और अब हमने बल्कि इस पे भी बात की थी कि वो माएँ जिनको कैंसर भी है, स्पेशली अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, तो फिर उसके लिए आप क्या कहेंगे? आप क्या पूछना मतलब चाह रही हैं कि हम कैसे उनको प्रेग्नेंट भी ट्रीट हैं कैसे और किस करते हैं? तरह से ट्रीटमेंट है, उनकी क्योर क्या है, और वो डायबिटिक भी है क्योंकि डायबिटीज बहुत ज़्यादा रेशियो एवरेज बढ़ चुका बिल्कुल, है प्रेग्नेंट मदर्स में। बिल्कुल। और वो बेशक फॉर अ टाइम बीइंग भी होती है, कभी कभी आफ्टर डिलीवरी वो 3-4 महीने वो लेके ठीक हो ठीक भी हो जाती है, लेकिन अगर उसके साथ साथ कैंसर भी है तो उसका क्या ट्रीटमेंट? तो हम वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे हम एक आम पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है उसमें हमें थोड़ी सी ज़्यादा अपने एक प्लान्स बनाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजली पेशेंट को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन डायबिटीज़ की वजह से हम अपना कोई ट्रीटमेंट चेंज नहीं कर रहे होते हैं, स्पेशली जो यंग पेशेंट्स हैं जिनको हम क्योर कर सकते हैं, तो उसमें उनका एक रोल होता है, यानी वो अपनी शुगर कंट्रोल करें, हमारा एक रोल होता है कि हम जो है अपनी दवाइयों की, अगर हमें कहीं पे लग रहा होता है कि वो टॉलरेट नहीं कर सकेंगे, हम डोजेस कम कर देते हैं अपनी कीमोथेरेपी वगैरह की, या हम ऐसी दवाइयों पे चले जाते हैं जो उनकी शुगर को बहुत ज़्यादा और ना बढ़ाएं, हम कुछ ऑल्टरनेटिव्स पे चले जाते हैं। लेकिन जो यंग पेशेंट्स हैं उनमें हम वैसे अमूमन अपना ट्रीटमेंट वो ही रखते हैं जो एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हो, ये साथ में सब सपोर्टिव केयर है, तो हम सपोर्टिव केयर को ज़्यादा अच्छा विजिलेंट हो जाते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कीमो के बाद जो है वो पेशेंट 2-3 दिन स्टेबल नहीं हो पाता, खासतौर से अगर एज फैक्टर भी है, तो देखा ये गया है कि उनको मोशंस बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, इम्यून सिस्टम पहले ही जा चुका होता है, और अगर वो डायबिटीज़ भी है तो फिर उसके बाद किस तरह, मतलब अगर आप इंसुलिन देते हैं तो इंसुलिन भी आपको पता है कि कुछ, फिर मैं एज फैक्टर की बात करूंगी कि अगर एज ज़्यादा है इसमें फिर वही बात आ रही है कि हमने this all depends upon the guidance by the oncologist, यानी हमें टाइम देना पड़ता है अपने मरीज को, तो हम उनको समझा देते हैं कि अगर आपकी शुगर जो है वो लो रह रही है, आपको मोशन भी हो रहे हैं, अच्छा अमूमन वैसे ये होता है कि अगर हमारे मरीज को ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन होता है और वो ओल्ड एज है, तो हम उनको यही कहते हैं कि वो घर पे ना रहें, वो हमारे पास हॉस्पिटलाइज हम उनको करते हैं, क्योंकि हॉस्पिटलाइज करने से ये हो जाता है कि मैं उनके गुर्दे के फंक्शन पे भी नज़र रख सकूंगी, क्योंकि मोशन की वजह से गुर्दे के ऊपर असर हो सकता है। तो अगर गुर्दे का फंक्शन अफेक्टेड है, सपोज उसका क्रेटिनिन जंप कर चुका है 2 या 3 तक, तो हम सारी शुगर की दवाइयाँ बंद कर देते हैं। अच्छा जी, हम फिर उनको, और अगर उसकी शुगर बढ़ी भी रह रही है तो फिर हम बहुत शॉर्ट एक्टिंग उसको इंसुलिन देंगे,
तो ये चीजें समझे वो है कि ये घर पे नहीं मैनेज हो सकेंगी, ऐसे मरीजों को फिर हम हॉस्पिटल में ही मैनेज करते हैं। आप ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट कह रही हैं, ड्यूरिंग जब आप ट्रीटमेंट ये after हमारे chemo- मरीजों के लिए ये एक समझे एक इंतबा होता है कि उन्होंने घर पे नहीं रहना, कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन है तो वो हॉस्पिटल लाएंगे, क्योंकि ये चीजें सब जानलेवा हो सकती हैं उनके। सही, ठीक है जी। हमारे साथ डॉक्टर हिरा खान आफरीदी साहिबा मौजूद थी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से। हमने कैंसर एंड डायबिटिक पेशेंट्स के ऊपर बात की। मेरी सहेली हमारा सेगमेंट था। अनीला रज़ाक फैज़ कुरैशी आपके साथ मौजूद है 1 बजे तक। सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले।